चलो, आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे सेल की, हम बात करेंगे प्राथमिक सेल की, बात करेंगे द्वितीयक। चाहे बैटरी कहिए चाहे सेल कहिए, बात एक ही होता है। बस अंतर इतना है, कई सेलों को जब जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। तो आज इसी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात होगी आपकी, उसका नाम होगा सेल। आइए, सेल अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? देखो, सेल वह होता है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। सेल वह होता है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। और सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जिसको आप एनोड या कैथोड कहते हैं। तो लिख रहता है सेल का परिभाषा में, लिखेंगे सेल वह युक्ति होता है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। आप इसको पढ़ भी चुके हैं, आपने सेल को दो भागों में बांटकर पढ़ा था। एक वैद्युत रासायनिक सेल और एक वैद्युत अपघटनी सेल। इस तरीके से आपका सेल का एक संरचना होता है, जिसके बारे में बता सकते हैं कि सेल माने वह युक्ति होता है ना जो परिपथ में, परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। धारा को माने हमेशा प्रवाहित करता रहता है जब तक वो क्या होता है, चार्ज होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आप देख भी रहे हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ से धारा बहता है और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो सेल एक प्रकार का युक्ति होता है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक। याद रखेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड से हमेशा धारा बहता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। चलिए, सेल के बारे में आप जान चुके हैं। अब जो बातें आपकी होगी सेल की प्रकार की बातें। लिखा गया सबका? जल्दी से। सेल वह युक्ति होती है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। अब आइए सेल के प्रकार, चलिए मिटा रहे हैं इसको। सेल के प्रकार, सेल के प्रकार आप कह सकते हैं कि कार्य क्षमता के आधार पर सेल को दो भागों में बांटा जाता है। कार्य क्षमता के आधार पर सेल को दो
भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। चलिए, पहला जो आपका होता है उसका नाम होता है प्राथमिक सेल, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है ना, सब लोग याद करेंगे भाई। ऐसा सेल जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। माने एक बार आप प्रयोग करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आप इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। याद करो सब लोग, वह सेल जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। डिस्चार्ज हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बाबू शुष्क सेल और मरकरी सेल। सबसे प्यारा उदाहरण आपका है। अच्छा, देखते होंगे आप, ये घड़ी जो चल रहा है इसमें भी जो सेल लगाया गया है ये प्राथमिक सेल है। आज चल रहा है, कल ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो इस सेल को निकाल कर फेंक दिया जाता है। या फिर रिमोट में जो सेल होता है आप देखते होंगे, वो भी प्राथमिक सेल है। रेडियो में जो सेल लगाया जाता है वो भी प्राथमिक सेल है। टॉर्च में जो सेल लगाया जाता है वो भी प्राथमिक सेल है। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण होंगे प्राथमिक सेल का। आप एक बार उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप उसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग। अब ये मत समझिएगा कि आज लाइट हम लोग बार दिए तो कल नहीं बारेंगे ना, ये बात नहीं है। बात ये है कि जब तक उसके पास चार्जिंग है तब तक आप उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो दोबारा आप उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे, तब वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, तो वही होता है प्राथमिक सेल। बेस्ट उदाहरण में आप शुष्क सेल लिख सकते हैं और मरकरी सेल लिख सकते हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? चलो समझेंगे तभी ठीक है, नहीं समझेंगे तभी ठीक है। लिख देते हैं इसको, लिखो वह सेल जिसका एक बार प्रयोग करते हैं, तथा जब वह, लिख लेना कि डिस्चार्ज हो जाता है तो दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डिस्चार्ज को अंग्रेजी में कहा, हिंदी में कहा जाता है निरावेशन। याद रखिएगा। तो इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? एक होता है शुष्क सेल और एक होता है मरकरी सेल। एक होता है शुष्क सेल, एक होता है मरकरी सेल। तो ये आपके प्राथमिक सेल है जिसका आप एक बार इस्तेमाल करेंगे, जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो हम उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, जिसको आप चाहे तो शुष्क सेल उदाहरण में लिख सकते हैं। मरकरी सेल घड़ी में लगाया जाता है। जो घड़ी आप देख रहे हैं इसमें मरकरी सेल होता है। या जो कान में ईयरफोन वगैरह आदमी लगाता है जो चार्जिंग वाला, हालांकि वो आपके देर तक में जाएगा, लेकिन जो जिसके कान से कम सुनाई देता है वो जो लगाता है मशीन, उसमें भी आपका वही सेल होता है, मरकरी सेल होता है। और शुष्क सेल तो भाई रिमोट में लगाया जाता है। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े सेल होते हैं या टॉर्च में लगाए जाते हैं, तो सब आपके शुष्क सेल होता है। ठीक है, चलिए अब आइए, अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि शुष्क सेल क्या होता है, फिर मरकरी सेल क्या होता है, सब हम लोग इसका आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले सेकेंड हेडिंग बनाना है आपको, द्वितीयक सेल। ठीक है, या संचायक
सेल। मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। द्वितीयक सेल या संचायक सेल। आइए पढ़ते हैं हम लोग। सेल के दो भागों में हम लोगों ने क्या किया, बांटा है। द्वितीयक सेल या संचायक सेल या संचायक सेल, आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे सेकेंडरी सेल, और संचायक को कहा जाता है स्टोरेज सेल। देखो प्राथमिक सेल का सब उल्टा होता है इसमें, ठीक है ना। द्वितीयक सेल को सेकेंडरी सेल अंग्रेजी में कहते हैं, या को आर कहते हैं, संचायक को स्टोरेज सेल को सेल कहा जाता है। इसी सेल का मतलब कोशिका भी होता है, लेकिन बायोलॉजी में होता है, और इस सेल का मतलब आपका केमिस्ट्री में सेल होगा, ठीक है। सुनिए, कहेंगे आप कि द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप दोबारा भी इसका प्रयोग कर, डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज करेंगे, फिर आप इसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा सेल, द्वितीयक सेल कहते हैं। भाई ऐसा सेल जिसका आप एक बार इस्तेमाल किए, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह डिस्चार्ज हो गया, फिर दोबारा आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेल। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है इन्वर्टर की बैटरी। आप इन्वर्टर कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल का बैटरी भी कर सकते हैं। जो भी चार्जिंग हो रही है, जितने भी चार्जिंग वाले वस्तुएं हैं, उसमें आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। सब लोग याद रखेंगे। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वाहनों में जितने भी इन्वर्टर की बैटरियाँ लगाई जाती है, सब आपका ये जो होता है, यही आपका सेल होता है। कौन, संचायक सेल या द्वितीयक सेल आपका होता है। सब लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शीशा संचायक सेल। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन, तब इसका आगे हम लोग देखते हैं। लिखो, वह सेल जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल कहते हैं। आगे लिख लेना, इस सेल को संचायक सेल भी कहते हैं। इस सेल को संचायक सेल भी कहते हैं। इस सेल को संचायक सेल भी कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, इन्वर्टर की बैटरी, ठीक है। शीशा संचायक सेल, शीशा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेड स्टोरेज सेल यहाँ पर हो गया, यहाँ मीरा फेयर की यूज नहीं होगा। तो ये सब होता है ना, इन्वर्टर की बैटरी भी कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी भी कर सकते हैं। आप इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे, डिस्चार्ज होगा, फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो इसी का हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेल, या क्या कहते हैं हम लोग, संचायक सेल कहते हैं। तो जाने सेल क्या होता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, जो आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल जिसका आप एक बार इस्तेमाल करें, दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक आपका होता है द्वितीयक सेल, वह सेल होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। इसी को हम लोग संचायक सेल कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीयक सेल को संचायक सेल क्यों कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि द्वितीयक सेल को हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको संचायक सेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।
पर चलते हैं। और अब आते हैं बैटरी के पास। एक हेडिंग बना लीजिए, बैटरी। हाँ, तो ये आपको याद है बैटरी किसे कहते हैं? जब कई सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। जब कई सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखो क्या जोड़ा जाता है, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पहले तो बैटरी लिख लेते हैं हम हेडिंग, बैटरी। ठीक है, सुनिए। आप इन्वर्टर की बैटरी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सुनिए, इसी तरीके से आपका इन्वर्टर की बैटरी होती है। वो लेड का बना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ना। अभी आप लोग देख लीजिएगा, सब लोग। हो सकता है कि 6 लगे होंगे। तो एक आपका 2 वोल्ट का होता है। 6 अगर लगे हो तो 12 वोल्ट का होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका है, फिर इसको छोड़ के फिर ये है, फिर इसको छोड़ के फिर ये है। तो इसमें क्या किया जाता है ना, एक तार के सहारे से पूरा जोड़े। जैसे मान लो यहाँ से जोड़ना शुरू किए, इसके साथ ये जोड़े, फिर इसी के साथ ये जोड़े, फिर यहाँ से तार आपको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और एक तार से ये जोड़ा जाता है। देखो मान लो यहाँ से आपने जोड़ा, इसके साथ जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर यहाँ से आपने क्या किया, तो कोई ना कोई प्लस होगा, एक आपका क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह से होता है आपका, देखिएगा। तो अब देखो ना, कई सेल इसमें लगाया गया कि ये सेल है, देख रहे हैं 2 वोल्ट का है। मान लो एक ये भी सेल है 2 वोल्ट का है, ये भी एक सेल है 2 वोल्ट का, ये भी एक सेल है 2 वोल्ट का, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। सबको श्रेणी क्रम में लगा। श्रेणी का मतलब जानते ही होंगे कि धारा अगर बह रही है तो भाई यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, सीधा एकदम आपको एक निश्चित क्रम में ही व्यवस्थित आपकी है। तो जब कई सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो संरचना बनता है, या जब कई सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब बैटरी का निर्माण होता है। कई सेल उसमें लगाना पड़ता है। सब इलेक्ट्रोड है। मान लो 2 वोल्ट का ये, 2 वोल्ट का ये, 2 वोल्ट का ये, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 दूना 12 वोल्ट आपका होता है। तो जो इन्वर्टर के बैटरी होते हैं, कितने 12 वोल्ट होते हैं, कितने 24 वोल्ट होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया होगा, और देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, देखो 220 एम्पियर धारा इसमें बहती है। ठीक है ना, ये अच्छा आपका दिखाया गया है। इतना धाराएं बहुत तगड़ा इसमें बहती है। आपको याद होगा कि ये जो इन्वर्टर की बैटरियाँ होती है, इसका वर्क ये होता है कि देखो ये एसी को डीसी में बदलती है, फिर डीसी को एसी में बदलती है। जब भी चार्ज हो रहा है, जब भी चार्ज हो रहा है तो एसी को डीसी में बदल रहा है, और जब लाइट चला जाता है तो फिर डीसी से आपको एसी मिलता है। समझे ना? तो इसकी लाइट बहुत तगड़ा मारती है। समझे ना? कभी किसी को मारा है? नहीं मारा है। उसको जो मारा होगा जानता होगा। बहुत ही ज़्यादा इतना तगड़ा मारता है कि नाच कर रह जाता है। हालांकि ये लाइट जो मारता है धीमा मारता है, मीठा मीठा मारता है, बड़ा तीखा मारता है, कड़वा मारता है। ठीक है ना? चलिए तो बैटरी लिखते हैं, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखेंगे जब कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। जब कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। चलो नोट कर लो, चित्र भी बना लो। पहला उदाहरण जो है शुष्क सेल का है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको सामने फिगर बना करके कुछ दिखाया जाए कि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो पहले बात होगी फिगर की। चलिए बनाते हैं यहाँ पर शुष्क सेल का फिगर, जिसके बारे में आप जानने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो ये जो पात्र देख रहे हैं ना, ये जिंक का पात्र होता है।
ये जिंक का पात्र होता है, याद रखेंगे सब लोग। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन का छड़ होता है, कार्बन का छड़ होता है, ये कार्बन का छड़ होता है और इसके चारों ओर कार्बन का चूर्ण भरा होता है इस तरीके से। आप देखे भी होंगे जब टूट जाता है तो अंदर जो होता है आपके कार्बन का चूर्ण, चूर्ण का मतलब होता है पाउडर के रूप में होता है। इसके अंदर जो पदार्थ भरे होते हैं उसका नाम होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये भरे होते हैं आपके। ठीक है, ये चित्र आपके पास है, आप समझ लीजिएगा, खुद आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें एक जिंक का पात्र होता है, माने बर्तन होता है जिसके अंदर कार्बन का एक छड़ लगा होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ये छड़ है, कार्बन का एक छड़ होता है, इसके चारों ओर कार्बन के जो चूर्ण होते हैं इसके चारों ओर उपस्थित होते हैं। इसके अंदर दो पदार्थ भरे होते हैं, एक NH4Cl भरा होता है और एक जिंक क्लोराइड आपका भरा होता है। अब यहाँ से एक बात आपको जानना होगा, देखिए कोई भी सेल हो, तो बात समझना, कोई भी सेल हो उसमें तीन चीज़ें अवश्य उपस्थित होती है। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है विद्युत अपघटक। तीन को चीज़ आपके उपस्थित होते हैं। रुकिए तो नहीं, इसको फ्लाइट मोड में लगाने दीजिए। चलिए, तीन को चीज़ आपका जब उपस्थित होता है, क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक वैद्युत अपघटक। कोई भी सेल आप लेंगे, प्राथमिक लीजिए, द्वितीयक लीजिए, उसमें तीन चीज़ें अवश्य आपके उपस्थित होंगे। बात आप नोट कर लीजिएगा, तीन चीज़ें अवश्य हर एक सेल में उपस्थित होती है, एक एनोड, एक कैथोड और एक क्या होता है, वैद्युत अपघटक। अब तीनों इसमें उपस्थित हैं। जो जिंक के पात्र है वह एनोड का काम करेगा। आपको याद होगा एनोड पर ऑक्सीकरण होता था, याद करिएगा, विद्युत अपघटनी सेल में। तो जो जिंक होगा वह एनोड का काम करेगा और जो आपके पास कार्बन का छड़ देख रहे हैं, ठीक है ना, वह कार्बन का छड़ आपका कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा कार्बन का छड़। और बाकी जो इसके अंदर पदार्थ, अब विद्युत अपघटक तो जानते होंगे, जो ये भरा गया है ये विद्युत अपघटक के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो तरीके से लिखते हैं हम लोग। पहले तो सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले एनोड के बारे में जानिए कि एनोड के रूप में कौन काम करता है, कैथोड के रूप में कौन काम करता है और विद्युत अपघटक का नाम सुने होंगे आप, जो अणु से मिलकर बना होता है। कल आप इसको तोड़ करके उत्पाद बना रहे थे, बनाए भी थे आप। तो एनोड के रूप में यहाँ पर जिंक का जो पात्र होगा, पात्र का मतलब बर्तन, वह काम करेगा। यहाँ कार्बन का जो छड़ होगा यह इसका काम करेगा और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और क्या आपके पास है प्लस जिंक क्लोराइड, ये आपका विद्युत अपघटक का कार्य करेगा। पहले तो हर एक सेल में ये तीन बात जानना बेहद ज़रूरी है। पहले आपका कहा है कि एनोड के रूप में जो काम करेगा उसका नाम होगा जिंक का पात्र, कैथोड के रूप में जो काम करेगा कार्बन का छड़ जिसके अंदर लगाया गया है, और विद्युत अपघटक के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। देखो जिंक है, जिंक क्लोराइड डाला गया है, अमोनियम है, इसका क्रिया। अब तो मान लो कि लिखा गया, अब क्रिया दिखाएंगे। अभी क्रियाएँ क्या होती है भाई, कोई भी सेल है आप उससे मान लो कि ये आपके अंदर मान लीजिए कि सेल है, एंगा रखा गया तो सही है, लेकिन अगर आप उससे ऊर्जा ले रहे हैं, मान लीजिए आपने रिमोट में लगा दिया, तो रिमोट में लगाते हैं तो उसको स्विच को जब ऑन करते हैं, स्विच को जब दाबते हैं तो देखना बत्ती जलने लगता है रिमोट का। फिर आपको जो भी चेंज करना होता है चैनल, उसको चेंज करते हैं। आखिर कोई ना कोई रिएक्शन होता होगा, बैटरी के अंदर कोई ना कोई क्रिया होती होगी, तभी उससे आपको ऊर्जा मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। बात समझ रहे हैं बात को। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर हेडिंग आता है अभिक्रियाएँ, कौन कौन से क्रियाएँ होती हैं। शुष्क सेल की बात हो रही है, अभिक्रियाएँ। तो सुनिएगा ध्यान से, पहले जन होगा एनोड पर क्रिया कौन होगी, बताओ। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और एनोड के पास कौन है, जिंक है। जब भी बात ऑक्सीकरण के करता है तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा बाद में दिखाते हैं, त्यागता है, याद है ना। तो त्यागने का मतलब होता है बाद में। देखो हम बताते हैं तुम लोग को, ऑक्सीकरण की बात होती है, त्यागता है, तो त्यागता है तो बाद में आता है,
वही से इलेक्ट्रॉन के बाद में दिखाओ जाए। अब चयन में ग्रहण करता है तो गो पहले वाला तो इलेक्ट्रॉन के पहले ही दिखा दिया जाता है। ये भी ट्रिक आपको बताए थे इसमें। तो ये क्या करता है, त्यागता है। तो त्यागने का मतलब है कि तो बाद में आता है तो जिंक लिख लो, जिंक के ऊपर 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। त्यागता है तो बाद में इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अच्छा, ये एनोड पर आ। अब आइए तनिक कैथोड पर हम लोग देखते हैं कैथोड पर का रिएक्शन होगा। तो कैथोड पर तो भाई अब चयन होता है ना, और कैथोड के रूप में कौन काम कर रहे हैं, कार्बन है और मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका है। तो देखो अब कैथोड में सब उपस्थित हो जाएंगे, अमोनियम, जिंक क्लोराइड वगैरह सब। 2 क्रिया होता है, एगो कैथोड पर होता है, एक एनोड पर होता है। तो करा दीजिए क्रिया। तो मैग्नीज ऑक्साइड ले लेंगे, MnO2। इसके अंदर वाला देखो इसमें ये भी भरा होता है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड कहते हैं, ये भी भरा होता है। प्लस आपके उपस्थित होगा का अच्छी मालूम है, NH4 प्लस है। ये बानो NH4 प्लस के साथ Cl जुटल बानो। तो जब Cl हटेगा, सुनो पहले समझो, जैसे NH4 प्लस है, Cl है, तो Cl पे एगो माइनस होता है। तो एगो जब Cl हटेगा ना तो एक ऊपर एगो प्लस आ जाएगी। तो एगो प्लस आ गई। आ क्या होता है अपचयन। तो अपचयन में ग्रहण करता है तो पहले ही एगो इलेक्ट्रॉन ये दिखाओ जाए जब एगो प्लस में। तो का बनी देखा, जब ये क्रिया हुई नहीं तो क्रिया करके बनाएगा आपका, सुनिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड MnO तो है ही है पहले से। यहाँ से एगो O, यहाँ से एगो H, वो H भी आपके इसके साथ बन जाएगा। प्लस जो आपके पास बनेगा उसका नाम होगा NH3, अमोनिया बनता है। NH3 का बन गया, अमोनिया बन गया। देखो 2 रिएक्शन आपके पास, बस रिएक्शन तो नहीं याद कर लेना है कि एनोड पर जो जिंक होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो जो जिंक होगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो 2 आप प्लस देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। कैथोड होगा मैग्नीज ऑक्साइड है, अमोनियम से क्रिया करेगा। तो सुनो MnO तो है, तो MnO एक O बचा, एक H बचा, एक O और एक H, एक O और एक H। तो क्या होगा, एक O और एक H यहाँ से आ जाएंगे तो वो तो पूरा ख़त्म। 2 आपका होता, 2 ख़त्म हो गया, एक यहाँ से H चला गया, तो 3 H बचल बा, वैसे अमोनिया आपका बनाया जाता है। अच्छा मान लो कल आप देख रहे थे कि कैथोड हुआ, एनोड हुआ, इसको आपको सेल अभिक्रिया के रूप में लिखना है। तो उनको घबराइएगा मत, आप पढ़ेंगे इसको कायदे से सब याद हो जाए, ठीक है ना भाई। हर एक चीज़ है बहुत आसान होता नहीं है, थोड़ा सा हार्ड आता है, समझ ना बात को। सेल अभिक्रिया आप लोग लिखेंगे, ये बताइए कैसे लिखेंगे सेल अभिक्रिया अगर लिखना होगा तो इसमें क्या लिखेंगे आपको मालूम है। दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन दोनों कल बहुत जोड़े थे आप लोग, इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर होना चाहिए। तो पहला में इलेक्ट्रॉन देखो ना 2 है और दूसरा में इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। तो अगर आप चाहें, सुनो, अगर आप चाहें तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अगर आप चाहें तो समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करो तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, 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 2 यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन 2 ई से ये बाद वाला जो 2 ई है वह कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कट जाएगा ना आपका। हाँ तो चलेंगे। तो अब इसको लिखने के लिए बस इतना ये दिखा देना है ना कि इस समय जो समीकरण नंबर 2 है आप उसमें 2 से गुणा कर रहे हैं। जोड़िए तो हाई जगह पाएंगे लिखा जाए जिंक प्लस हाई 2 MnO2 प्लस 2 NH4 के ऊपर प्लस, इधर कट गया, इधर का है जिंक के ऊपर 2 प्लस प्लस MnO और OH 2 से गुणा कर रहे हैं ना जी आप, प्लस 2 NH3। ये आपका रिएक्शन हो गया, समझे बात को। ये आपका क्या हो गया। और सुने एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि शुष्क सेल का विभव, शुष्क सेल का विभव कितना होता है मालूम है आपको, 1.5 वोल्ट। याद रखिएगा जो बैटरी आप लोग लेते हैं शुष्क सेल का यूज करते हैं उसका वोल्ट कितना होता है, मात्र 1.5 वोल्ट का होता है। मात्र कितना, 1.5 वोल्ट का होता है। उपयोग सुनिए इसका, कहाँ कहाँ करते हैं इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं शुष्क सेल का। तो पहले तो दीवार घड़ी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं आप। अच्छा रिमोट में भी करते हैं आप इसका इस्तेमाल, दीवार घड़ी में करते हैं, रिमोट में करते हैं, और भी करते हैं ना, टॉर्च में करते हैं आप, रेडियो में करते हैं आप, रेडियो में। तो ये आपका था शुष्क सेल के बारे में। देखिएगा ध्यान से, देखो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको
यही माने ये आपका जो रिएक्शन है याद करना है। मान लो बोर्ड में याद नहीं हुआ, छोड़ देना, ईगो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे अगर याद नहीं होता है तो। लेकिन फिर भी पूरा डाटा आपको लिखना पड़ेगा कि शुष्क सेल का विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो दीवार घड़ी में करते हैं, रिमोट में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, रेडियो में करते हैं। यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ आप देखते हैं तहाँ तहाँ इसका यूज करते हैं। तो इसको तो नोट कर लो, तब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से रहे हैं। मर्क्यूरी सेल के बारे में, हेती सेल होता है, हेती तो घड़ी में जो सेल होगा ना मरकरी सेल है। जितने भी छोटे छोटे यंत्र होंगे और उसमें अगर छोटा छोटा सेल लगता होगा तो समझना कि वह मरकरी सेल ही है। हाथ के घड़ी में मरकरी सेल। श्रवण यंत्र, जिसकी कान खराब हो गई है, उसमें वो मशीन लगाया जाता है जिससे वो सुनता है, उसमें भी मरकरी सेल ही होता है। जो मरकरी सेल होती है इसकी वोल्टेज कम होती है, हाई वोल्टेज लगाओ तो उड़ जाएगा ये। और घड़ी के जो पुर्जे बनाए गए हैं कम वोल्टेज पे ही काम करते हैं, अधिक वोल्टेज वाला दे दोगे सब उड़ जाएंगे। इसमें जाने कहाँ है, देखते होंगे आप लोग कभी घड़ी बनवाने के लिए गए होंगे, देखना उसमें यंत्र कितने छोटे छोटे होते हैं। इसका वोल्टेज होता है लगभग 1.35 वोल्ट होता है। अभी आपने शुष्क सेल का देखा 1.5 वोल्ट होता है, इसका जब बात करेंगे तो बहुत कम होता है, 1.35 वोल्ट होता है। इसमें जो एनोड के रूप में काम करता है, जो कि एक परत के रूप में बनाया गया होता है, वह जिंक प्लस मरकरी होता है। जिंक मरकरी एक साथ रहता है, जिसको हम लोग अमलगम कहते हैं। क्या आप अमलगम का परिभाषा आपको याद है? तो सुनिए, नहीं याद है तो, जब मरकरी के साथ किसी अन्य धातु को घोल देते हैं, कोई भी धातु आप ले लीजिए, मरकरी उसमें उपस्थित होना चाहिए। जब मरकरी के साथ किसी अन्य धातु को हम लोग घोल देते हैं तो इससे जो मिश्रण प्राप्त होता है, इससे जो पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को अमलगम कहते हैं। मरकरी एकदम होना चाहिए। मरकरी लो, सोडियम लो, मिलाए, इसको अमलगम कहेंगे। मरकरी लो, लोहा लो, अमलगम। मरकरी लो, सोना लो, अमलगम। जितना में उतना मिलाइए, लेकिन वह अमलगम ही कहलाता है। तो आज इसी बात की हम लोग जिक्र करने के लिए चल रहे हैं। तो पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। चित्र आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसका परिचय दें कि ये सेल किस तरीके के आपको दिखाई देगा। दिखना उतना कला नहीं बनाते हैं हम लोग जितना आप लोग बनाते हैं। आप लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाते हैं, हम लोग को उतना नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, उसी के सहारे जी रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, लगभग इस तरीके से आप बैटरी को देखे होंगे, इसी तरीके से होता है लगभग। इसमें आपको मैंने कहा था कि जो ऊपर वाला हिस्सा ये देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जिंक और इसके साथ मरकरी से बना होता है, जो एनोड का काम करता है, जिसको जिंक अमलगम कहेंगे। देखो, जब जिंक के साथ मरकरी को मिला देंगे तो जिंक अमलगम। जब जिंक के साथ सोडियम को मिला देंगे, जिंक के साथ नहीं, मरकरी के साथ सोडियम को मिला देंगे तो सोडियम अमलगम कहते हैं। जब मरकरी के साथ सोना को मिला देंगे तो सोना अमलगम कहते हैं। जौन मिलाएंगे ना वो धातु के नाम मरकरी वगैरह खातिर अमलगम लगा देते हैं हम लोग। चलिए, ये आपके उपस्थित हुआ। ये जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ पदार्थ भरे होते हैं जो कि वैद्युत अपघटय के रूप में कार्य करते हैं, KOH। देखिए, सब आपके किताब में बनाया होगा। आपला जिंक ऑक्साइड आपका दिखाई दे रहा है, ये पेस्ट के रूप में होता है। पेस्ट माने जैसे आप कोलगेट नहीं करते हैं, कोलगेट निकालते हैं कोलगेट, वही पेस्ट के रूप में वैसा ये भी होता है। पेस्ट के रूप में इसको उसी को पेस्ट कहा जाता है। और जो नीचे वाला परत आप देख रहे हैं, ये आपका मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO प्लस कार्बन के रूप में बना होता है, जो कैथोड के रूप में काम करता है। ये लिख देते हैं, एनोड के रूप में काम करता है, और ये जो होता है कैथोड के रूप में कार्य करता है।
देखो संरचना में ज़रूर आप लिखना, अपना मन से आप लिखिएगा, याद कर लीजिए, ज़रूर आप लिख लीजिएगा कि जो आपके पास जिंक का अमलगम होता है वह एनोड के रूप में काम करता है, जो मर्क्यूरस ऑक्साइड होता है और कार्बन होता है वह कैथोड के रूप में काम करता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, वह एक पेस्ट के रूप में कार्य करता है और ये वैद्युत अपघटय के रूप में कार्य करता है। आप इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए, तो पहले तो संरचना आप इसको खुद लिखेंगे, लिख लेंगे आप लोग, सबसे नीचे लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम इसका बता देते हैं ना कि इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे। पहले उपयोग लिख लीजिए। तो हाथ के घड़ी जो बांधते हैं हम लोग उसमें किया जाता है, हाथ के घड़ी में पहला इसका उपयोग। दूसरा इसका उपयोग होता है श्रवण यंत्र में, श्रवण यंत्र में इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, एनोड के रूप में कौन काम करेगा आपको याद होगा। एनोड के रूप में जो काम करेगा जिंक का अमलगम, IZN यहाँ पर उपस्थित है, तो इसको हम लोग कहते हैं जिंक का अमलगम। अमलगम किसका काम करेगा? एनोड का। कैथोड का वर्क देखो बाबू, कैथोड में ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस कार्बन, और वैद्युत अपघटय के रूप में, वैद्युत अपघटय के रूप में कौन कार्य करता है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, ये कार्य आपका करता है वैद्युत अपघटय के रूप में। ठीक है, अब आइए रिएक्शन कराते हैं हम लोग, अभिक्रियाएं कराते हैं, इसको देखना ध्यान से। तो कैसे कैसे अभिक्रियाएं होती है। पहला अभिक्रियाएं होंगी एनोड पर। तो एनोड पर जो क्रिया होती है सब लोग याद रखेंगे कैसे क्रिया होती है। जिंक अमलगम जो होगा ना वह हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, OH पर माइनस से। अच्छा, अभी क्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। देखो आप जानते होंगे कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, प्लस आपके पास जल बनाएगा H2O, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सब आपके किताब में लिखा गया होगा एनोड पर अभिक्रिया। उसके बाद होता है कैथोड पर क्रिया। कैथोड पर जब क्रिया होती है तो कैथोड के रूप में क्या है भाई? HgO है प्लस C है, और अपचयन होगा, अपचयन होगा। तो जो अपचयन होगा तो पहले H2O आप लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके तब ये बना लेगा Hg प्लस 2 OH पर माइनस। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो भाई, दोनों में गुणा कर लोगे तो 2 OH से 2 OH कट जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा भाई। जो बचेगा इसी को हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? याद है कल पढ़े थे, समग्र अभिक्रिया। समग्र अभिक्रिया जोड़ दो तो आइए आपका हो जाएगा जिंक का हाइड्रोक्साइड प्लस HgO प्लस, अच्छा देखो H2O से H2O भी कट जाएगा, समझो बात को। देखो क्या कटेगा पहले समझ लो। देखो यहाँ आपके पास 2 OH है, यहाँ 2 OH से 2 OH काट दो, यहाँ पर H2O इधर है, इधर H2O सेम है, कट जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या बचा? जिंक हाइड्रोक्साइड बचा प्लस HgO बच गया, जिंक ऑक्साइड बच गया प्लस Hg बच गया। तो वही तो लिखना है, बस 2 ही तो बचा है। इधर आपको क्या लिखना है? ZnO लिखना है और प्लस आपका Hg लिख देना। ये समग्र अभिक्रिया कहते हैं, इसी को हम लोग सेल अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब इसकी बात होगी ना, देख लेना ध्यान से। इस सेल का विभव सदैव स्थिर रहता है, अभी याद रखना, बदलता नहीं है। नोट पॉइंट में लिखे ना, इस सेल का विभव स्थिर रहता है, माने बदलता नहीं है। ठीक है, और इसका उपयोग में आप लिख लेंगे, उपयोग में कि इसका वोल्टेज का मान जो होता है कितना होता है? 1.33 वोल्ट होता है। तो आपका रहा कौन सा रहा? मरकरी सेल रहा, आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आप तो रेस्ट कर लीजिए। मैथ वाले बच्चे कोई रेस्ट नहीं करेंगे।